हाय फ्रेंड्स, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं जी के जी एस लूसेंट घटना चक्र एवं बीपीएससी एसआई एसएससी रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए, जो मैंने 41 सेट में सेट 9 का क्वेश्चन दिया था उसको करते हैं। पहला है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है सॉरी। फिर दूसरा है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंगों का उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेडियो तरंग। नेक्स्ट है, जल वायु इस्पात तथा लकड़ी में से ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है। तो इस्पात में जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, गर्म पानी को अपेक्षित अधिक तप तक गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो गिलास क्या होता है, संकुचित होकर टूट जाता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य है, एक समान ताप को बनाए रखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है आज के। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है सिख धर्म और चौथा है हिंदू धर्म। तो फ्रेंड्स, ये तो रियल बात है कि इच्छा जो है सब कष्टों का कारण, ना इच्छा होगा ना कोई कष्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा धर्म ये बोला था। वैसे तो ये सभी धर्म बोलते हैं बट पार्टिकुलर जिसने इस पे बल दिया था तो वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो आर्य सत्य था, चार्ट हो, वो था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख जो है निरोध गामिनी। नेक्स्ट है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। पहला स्तूप, दूसरा धर्मादेश, तीसरा स्तंभ और चौथा है एकास्मक। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर जो निर्मित छत, उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो स्तूप होता है ना उसको चैत्य भी बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। पहला उदयन, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अजातशत्रु और चौथा है महापद नंद। तो बुद्ध का समकालीन कौन था, बिंबिसार भी था, और कौन था, अजातशत्रु भी था, और कौन था, ये कौशल नरेश के जो प्रसेनजित थे तथा वत्सराज उदयन भी थे। तो ये तो तीनों हो गया। तो इसमें तो आंसर क्या मार सकते हैं, तीनों तो नहीं मार सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी एक आएगा तो इसमें हम उसको लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई। पहला 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 453 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 438 ईस्वी पूर्व और चौथा है 468 ईस्वी पूर्व। तो बुद्ध का जो जन्म मृत्यु है वो हुआ था 483 ईस्वी में। 80 वर्ष के उम्र में क्या किए थे, वो मर गए थे। इसने बौद्ध धर्मों में मतलब जो ये घटना है उसको क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 483। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है। पहला दमन से हटकर, दूसरा गोवा से हटकर, तीसरा गुजरात से हटकर और चौथा है महाराष्ट्र से हटकर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो दमन एवं दीव है एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो भाग है दीव, जो कि एक द्वीप है, गुजरात से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात से हटकर। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है। पहला गल्फ ऑफ कैम्बो, दूसरा सर क्रीक, तीसरा गल्फ ऑफ खम्बात और चौथा है माउथ ऑफ इंडस। तो इसका आंसर क्या होगा, सर क्रीक। सर क्रीक जो है गुजरात में है। ठीक है, और इसमें जो भारत पाकिस्तान है वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला है लिम्नोलॉजी, दूसरा है पोटोमोलॉजी, तीसरा है टोपोलॉजी और चौथा है हाइड्रोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? जो लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है हम लोग? तो झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। पहला डेल्टा, दूसरा चाप झील, तीसरा बालसेन और चौथा है विसर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो ये डेल्टा है और जो चाप झील है और जो विसर्पण है, ये सब किससे संबंधित है? मैदानी भाग से। जो कि जो बालसन है वो किससे संबंधित है? मरुस्थलीय भाग से। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बालसन। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा टार्टरिक अम्ल और चौथा है सिट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो नींबू जो है उसमें सिट्रिक अम्ल की मात्रा जो है 5 से 6% तक होती है, ठीक है, जिसके कारण स्वाद जो है क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। इसका पीएच मान 2 से 3 होता है, इसलिए विटामिन सी की प्रचुर मतलब विटामिन सी जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, तीसरा इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है और चौथा है यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बनिक मतलब जैविक खेती से है, ठीक है। तो ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें रसायन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ये अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग करके किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट है अमलगम धातु। अमलगम मिश्र धातु है जिसका आधार धातु है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है पारा, तीसरा तांबा और चौथा है जिंक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो पारा है जिसको मरकरी बोलते हैं, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, जैसे डेल्टा अमलगम, पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, ठीक है। पारे का उपयोग अमलगम थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पारा। नेक्स्ट है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? पहला क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, दूसरा अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट, तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और चौथा है ब्रोमीन जल। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। गाइस जो मैं क्वेश्चन देती हूँ आप उसका आंसर नहीं देते, कम से कम एक भी तो आपको आता होगा उसमें आंसर, तो प्लीज़ आंसर ज़रूर करें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप कुछ जानते हैं या आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हम जानते हुए भी उस चीज़ को गलत मार देते हैं कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा। तो जब आप कमेंट्स करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप सही सही एग्ज़ाम में करके आएंगे। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगता है। पहला है ऑक्सीकरण के कारण, दूसरा है कारणीकरण के कारण, तीसरा है अपसल्कन के कारण और चौथा है संक्षारण के कारण। तो किसके कारण जंग लगता है इसको? ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन और ग्रीस। ऑक्सीजन और नमी, ग्रीस रहेगा तो काहेला जंग लगेगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी और चौथा है जल और पेंट। जल और पेंट रहेगा फिर भी नहीं लगेगा। तो ऑक्सीजन और नमी जब ये दोनों रहेगा तो जो लोहे में जंग लगेगा। नेक्स्ट है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। पहला काला और खुरदरा, दूसरा काला और मसृण
और तीसरा सफ़ेद और खुरदरा, और चौथा है सफ़ेद और मसृण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जब कोई पिंड जो है काला और खुरदरा हो तब वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। क्रिकचैफ का जो नियम है ये भी ये कहता है कि जो अच्छा ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। जो तो आंसर क्या होगा? उनका कहने का मतलब है कि जो अधिक एब्जॉर्ब करेगा वही उत्सर्जन भी अधिक करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काला और खुरदुरा। नेक्स्ट है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला यह सरलता से मिल जाता है, दूसरा यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, तीसरा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, और चौथा जल को गर्म करना आसान है। तो इसका आंसर क्या होगा? कि जो जल की होती है विशिष्ट ऊष्मा वो अधिक होती है। तो जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी प्रकार उसे ठंडा होने के लिए भी अधिक समय लगेगा। इस कारण जो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है। अतः रोगियों की सिकाई करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख से निकली लार पाचन करती है। पहला प्रोटीन का, दूसरा वसा का, तीसरा मंड स्टार्च का, चौथा है विटामिन का। तो किसका करता है? तो पहले लार का काम क्या है? भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि आसानी से क्या हो, निगल सके हम। और लार में जो एंजाइम होता है एमिलेस, जो कि स्टार्च जो मंड होते हैं को माल्टोज में तोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको तो पता चल ही गया कि स्टार्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो कठोर तालु के विकास के कारण जो श्वसन मार्ग बन जाने से हमारे जो अंतःनाश द्वार काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में जो मुख गुहिका एवं नासा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रसनी। नेक्स्ट है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। किसका? तो पहला स्टार्च, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा फ्रक्टोज, चौथा है माल्टोज। तो अन्न जो है, अन्न में जो है स्टार्च जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। नेक्स्ट है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किए गए खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? पहला स्थायी पूंजी का उपभोग, दूसरा अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा मध्यवर्ती उपभोग और चौथा है स्थायी पूंजी। तो जो विज्ञापन तथा जनसंपर्क एवं इस जैसे अन्य विक्रय खर्चे मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती उपभोग। बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है। तो ऑप्शन है आग, बाढ़, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और तीसरा चौथा है प्रचलन फैशन में परिवर्तन। तो कह रहे कि बिना बीमा योग्य है ये कौन? आग तो है ही, बाढ़ भी है बीमा योग्य, उसकी परिवर्तन है। तो इसमें प्रचलन फैशन में परिवर्तन जो है इसका बीमा नहीं हो सकता है। ठीक है। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। पहला मध्यवर्ती उपभोग, दूसरा उपादान अदायगी, तीसरा अंतःकरण अदायगी, चौथा है पूंजी निर्माण। तो इसका आंसर क्या होगा? उपादान अदायगी। जो उपादान अदायगी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या होता है? तो पहले होता है कि जो उत्पादन के कारकों के स्वामियों को अपनी कारक सेवाओं को उत्पादकों को अर्पित करने के बदले में प्राप्त होती है। ठीक है। उपादान अदायगी में शामिल है लगान, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ। नेक्स्ट है, घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, दूसरा आय बढ़ती है, तीसरा कीमत घटती है और चौथा है आय घटती है। तो आपकी जब आय बढ़ेगी तो आप घटिया सामान क्यों खरीदेंगे? अच्छा सामान खरीदेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जब आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप सस्ता ही सामान लाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे किसे कहा गया था कि उद्यान वास्तव में उद्यान नहीं है?
पहला मैसूर का वृंदावन उद्यान, दूसरा मुंबई का हैंगिंग गार्डन, तीसरा कोलकाता का इंडियन गार्डन और चौथा है कश्मीर का शालीमार। तो जो कोलकाता का जो इंडियन गार्डन है वास्तव में क्या है, वो एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। निम्न में से कौन पहला हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? पहला रॉकी मार्सियानो, दूसरा है ली एपर्सन, तीसरा लैरी होल्स, चौथा है माइकल स्पिंक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉकी मार्सियानो। ये जो है इताली अमेरिकी थे, ठीक है। इनका संपूर्ण करियर में कभी परास्त नहीं हुए थे। वो 23 सितंबर 1952 से 27 अप्रैल 1956 तक विश्व हेवीवेट चैंपियन थे। नेक्स्ट है वन नाइट एट कॉल सेंटर के लेखक कौन है? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा चेतन भगत, तीसरा उमेश त्रिपाठी और चौथा है सलमान रुश्दी। तो अभी जो सीरीज चल रहा है उस हम लोग केवल चेतन भगत का बुक पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेतन भगत। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, अवेश त्रिपाठी, चेतन भगत और सलमान रुश्दी। इसमें भी आंसर क्या होगा इसका? चेतन भगत होगा, ठीक है। ये जो बुक है कौन है? वन नाइट एट कॉल सेंटर, चेतन भगत किए थे 2005 में। मैं इसलिए फ़ोटो लगाती हूँ ताकि क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए रिमेंबर रहेगा। और ये है रिवोल्यूशन 2020, ये भी चेतन भगत किए हैं 2011 में। आपको फिगर देख के याद हो जाएगा कि हाँ, कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है आज का जो सेट है, सेट 10। पहला है ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन में से कौन एक परमाणविक गैस है? दूसरा है हाइड्रोजन, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग को ज़रूर देना चाहिए। तीसरा है सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कौन सबसे अधिक कठोर धातु है? चौथा है सोने पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन कौन है? पांचवा है स्लैग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें एवं लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।